नमस्कार। देश की आर्थिक स्थिति अजीबोगरीब है। रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। लगभग आज 70 रुपये डॉलर की कीमत है प्रति रुपया। फॉरेक्स एक्सचेंज 600 बिलियन डॉलर से नीचे आ चुका है, जो कभी 638 बिलियन डॉलर होता था, आज 598 बिलियन डॉलर के आसपास है। देश की जीडीपी गिर रही है, पर कैपिटा इनकम गिर रही है, लोगों की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, इनकम गिर रही है, लोगों की परचेजिंग पावर घट रही है, हैव और हैव नॉट की लड़ाई चरम पे है। बैंकों ने, आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट होता है आरबीआई दूसरे बैंकों से जो ब्याज वसूलता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि बैंकों को अपने ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी और इसका सीधा सीधा असर लोगों पर पड़ेगा, उनके लोन पर पड़ेगा। ऐसा सब होने के बावजूद अगर नेचुरल वे से सोचा जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और अगर वो परचेज नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली कीमतें कम होनी चाहिए। लेकिन हो रहा है इसके उलट, कीमतें बढ़ रही हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया नहीं है। नेचुरल प्रक्रिया के तहत कीमतें कम होनी चाहिए। मार्केट डिसाइड कर रही है कि कीमतें क्या होंगी। अगर माना जाए प्राइसेस डिपेंड करते हैं डिमांड और सप्लाई पर। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, डिमांड बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं। लेकिन डिमांड के मुकाबले अगर सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें कम होने लगती हैं। अगर आज के परिवेश में देखा जाए, एक बिल्कुल अलग हट के बात की जाए तो नींबू को ले लीजिए, जो कभी 20-25 रुपए किलो होता था, आज 300 रुपए किलो है। आप बता सकते हैं उसकी डिमांड और सप्लाई पर क्या असर पड़ा? ना कभी ये विदेश में जाता है, ना इसकी कंजम्पशन ज्यादा होती है। फिर बेतहाशा वृद्धि क्यों? पीछे से तेल की कीमत लगभग 200 रुपए लीटर थी। आइए डिस्कस करते हैं डिमांड, सप्लाई और प्राइजेस पर। कौन कौन सी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं और कैसे मार्केट इनको रेगुलेट करती है। सबसे पहले होल्डिंग। व्यापारी वर्ग हर एक कमोडिटी को होल्डिंग करता है, स्टोर कर लेता है, जिसके उसकी सप्लाई चेन रुक जाती है और सप्लाई रुकने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर व्यापारी मनमाने ढंग से उसकी सेल करता है। इसका अगर सही एग्जाम्पल लेना है तो हम लेते हैं बाजरे का उदाहरण। जब बाजरा मार्केट में आता है किसान से, तो ये एमएसपी से भी कम दाम पर, यानी कि लगभग 1200 रुपये क्विंटल पर इसकी खरीदारी होती है, और व्यापारी इसको होल्ड कर लेते हैं। उसके ठीक 3-4 महीने बाद लगभग 2200 रुपये क्विंटल के हिसाब से इसको पोल्ट्री वगैरह को या इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया जाता है। इस तरह व्यापारी बेतहाशा मुनाफा कमाते हैं, और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जब नई फसल आने का टाइम होता है तो बचे हुए स्टॉक को व्यापारी बाहर निकाल देता है, जिससे सप्लाई डबल हो जाती है। एक तो फसल नई, ऊपर से पुराना स्टॉक, और इससे यह होता है कीमतें गिर जाती है। एक बार फिर व्यापारी गिरी हुई कीमतों का फायदा लेता है, उन्हीं कीमतों पर परचेजिंग करता है। इस तरह किसान पर दो ही मार होती है। बेचते वक्त उसे कम कीमतें मिलती है, खरीदते वक्त उसे ज्यादा में खरीदना पड़ता है। दूसरा मुख्य कारण है, वो है गवर्नमेंट समय समय पर रिलीज करती है पैसा अलग अलग साधनों से, जैसे सब्सिडी। 2014 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाते थे। सब्सिडी होती थी फर्टिलाइजर पर, बीज पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, गैस पर, पेट्रोल पर, जिससे कि उनकी प्राइसेस नियंत्रित किए जा सके। गरीब किसान सब्सिडी के द्वारा अच्छे बीज, अच्छा खाद खरीद सके और उससे एक अच्छी पैदावार ली जाती है। लेकिन आज सब्सिडी खत्म करके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की पॉलिसी चलाई गई। उसका परिणाम यह हुआ कि वो पैसे सही जगह पर ना लग के
अनाप शनाप खर्चे में लगे, और जब टाइम आया परचेजिंग का, बीज का, खाद का, तो किसान अपने आप को असमर्थ पाया। किसान ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है मनी मार्केट में उतारने की, ये भी डिमांड एंड सप्लाई को काफी हद तक प्रभावित करती है। तीसरा मुख्य कारण है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अहम होती है। जब किसी चीज का टैक्स कम कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस कम हो जाती है, और जब किसी चीज पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाती है। उसका इफेक्ट दूसरी कमोडिटीज पर भी पड़ता है। जैसे अगर आज का उदाहरण लिया जाए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रसोई गैस, सब कुछ डबल दामों पर मिल रहा है। जो पेट्रोल कभी 78 रुपये होता था, आज 110 रुपये से ऊपर चला गया है। कारण है स्टेट अलग से टैक्स वसूल करते हैं, सेंटर अलग से टैक्स वसूल करते हैं, क्योंकि इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जो 2014 में 8 रुपये टैक्स होता था, आज वो लगभग 60% के आसपास है। जीएसटी का पूरा हिस्सा सेंटर को जाता है, उसमें आधा स्टेट का होता है, आधा सेंटर का होता है। सेंटर स्टेट का हिस्सा देने में टाइम लगा देता है, जिससे कि स्टेट की प्रोग्रेस पर भी उसका असर पड़ता है। और चौथा अहम कारण है वो है मोनोपोली। मोनोपोली, कई बार कंपनियां जब एक तरह की प्रोडक्ट एक ही कंपनी की होती है तो वो अपने हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 90 के दशक में मारुति 800 लगभग 3.5 लाख की आती थी। कंपनी की मोनोपोली थी, मार्केट में दूसरी कारें ज्यादा पॉपुलर थी नहीं। उसके बाद ओपन मार्केट कर दी गई, दूसरी कार कंपनियां मार्केट में आई। उसका परिणाम ये हुआ कि मारुति को अपनी कीमतें लगभग 25% कम करनी पड़ी, और जब तक मारुति 800 मार्केट में थी तब भी इतनी कीमत कभी नहीं हुई जितनी कि 90 के दशक में थी। एक और अहम पॉइंट है, वो है इंटरनेशनल पॉलिसीज, और या कहें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, बाहर हालात क्या हैं, ये भी काफी हद तक डिमांड सप्लाई को प्रभावित करते हैं। जैसे आज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रशिया सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है, यूक्रेन सबसे ज्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट करता है, और भारत 85% क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो लगभग $85 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल था। आज क्रूड ऑयल की रेट 107 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से है। और रही गेहूं की बात, यूक्रेन आज गेहूं के एक्सपोर्ट के लायक नहीं है, इससे मार्केट में गेहूं के दाम बढ़ना तय है। इस तरह इंटरनेशनल हालात भी प्रभावित डालते हैं डिमांड और सप्लाई पर। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय हालात भी असर डालते हैं डिमांड और सप्लाई पर। तो ये थे डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। आइए अब आते हैं डिमांड और सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि प्राइसेस स्टेबल हों और जनता के हित में। सबसे अहम है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह की बनाए जो कि कंज्यूमर के हित में हो, ना कि व्यापारी के हित में हो। व्यापारी को अपना प्रॉफिट लेना होता है और वो अनाप शनाप कीमतें रखता है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। जैसे चीनी के मामले में जब चीनी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया और सारे हिंदुस्तान में कंट्रोल रेट पर चीनी देने की बात करी गई। लेकिन उसके बाद चलो ये अलग विषय है कि व्यापारी ने इसका भी रास्ता ढूंढ लिया और उसकी अलग अलग क्वालिटी प्रस्तुत करके आज उसके रेट भी दुगने तिगने दिए जाने लगे। और एक अहम बात है जो कंज्यूमर कंट्रोल कर सकता है, वो है उसको अपने नीड्स और वांट्स में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अपनी नीड पर कंसंट्रेट करना चाहिए, वांट्स पर नहीं। महंगाई के दौर में अगर वांट्स को कंट्रोल किया जाएगा तो उसकी आर्थिक हालत भी संभलेगी और देश का भी इससे फायदा होगा।
दोस्तों, ये था आज का विषय महंगाई। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं और इसको शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।